हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IS फर्स्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स एनालिसिस की, इसके अलावा द हिंदू के एडिटोरियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है द टर्निंग पॉइंट ऑन यूएस सैंक्शंस एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अमेरिकी प्रतिबंध और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल में चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों की छूट समाप्त होने के बाद भारत अमेरिका संबंधों में आए कड़वाहट पर चर्चा की गई है। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते पहले। तो वर्षों से अमेरिका ने भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए प्रतिबंधों से छूट दी। अमेरिका इसे अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजने और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी मानता था। दोस्तों, जैसा कि अब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है, तो ये जो सोच है वो भी साथ में उसके चली गई है और इसी वजह से अब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। शिफ्ट क्या हुआ है, बदलाव क्या हुआ है? तो इस छूट का समाप्त होना वॉशिंगटन के सख्त रुख को दिखाता है। एडिटोरियल में यह तर्क दिया गया है कि अमेरिका तेजी से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सीमित करने की कोशिश कर रहा है, जो कि दिख रहा है क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हमें किससे तेल खरीदना है नहीं खरीदना है यह निर्धारित किया जा रहा है, तो दिखाई तो दे रहा है। अब मुख्य प्रभाव क्या हो सकते हैं वो जान लेते हैं। पहला, कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति खतरे में। छूट के बिना शिपिंग कंपनियां और बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चाबहार के साथ जुड़ने में संकोच कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे तो यह कदम भारत को एक दोराहे पर खड़ा करता है। उसे या तो अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी का पालन करना होगा या ईरान जैसे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति ही नहीं खतरे में, इसके अलावा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, इंटरनेशनल कॉरिडोर, वो भी खतरे में आ जाता है। हाल ही में जो भारत ने घोषणा की थी भारत मध्य एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी खतरे में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारत को देख के अब निर्धारित करनी होगी। इसके अलावा एडिटोरियल का रुख क्या रहा है? तो एडिटोरियल में ये चेतावनी दी गई है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी मजबूत तो है, लेकिन इस तरह का आर्थिक दबाव उस विश्वास को कमजोर करता है जो एक दीर्घकालिक रणनीतिक गठबंधन के लिए आवश्यक है। अगला न्यूज है रिप्रोडक्टिव राइट एंड कंसेंट, द दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग, यानी प्रजनन का अधिकार और सहमति। तो दोस्तों, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF और ART अधिनियम 2021 के संबंध में हाल ही में जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है उसका विश्लेषण किया गया है। तो मामला क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो एक महिला ने अपने पति, जो कि अभी वो वर्तमान में कोमा में है, उसके अनुवांशिक पदार्थ यानी स्पर्म का उपयोग करके गर्भ धारण करने की अनुमति मांगी है। हॉस्पिटल ने ART अधिनियम का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था। ART अधिनियम में क्या कहा गया है? तो ART अधिनियम में यह बात लिखा गया है कि दोनों पक्ष यानी महिला और पुरुष यानी पति पत्नी हो या कोई भी हो, उनके बीच स्पष्ट लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि महिला तो साइन कर सकती है, लेकिन पति कोमा में है तो वो हस्ताक्षर नहीं कर सकती। लेकिन इस संबंध में अदालत ने क्या फैसला दिया? तो अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि प्रायर इंटेंट साबित की जा सकती है तो लिखित सहमति अनिवार्य नहीं है। चूंकि पति की चिकित्सा त्रासदी से पहले दंपति ने स्वेच्छा से IVF प्रक्रिया शुरू कर दी, इसलिए अदालत ने उसकी सहमति का अनुमान लगाया है। अब इसका महत्व क्या होगा? तो सबसे पहले यह प्रक्रिया से ऊपर उद्देश्य को देखता है, यानी अदालत ने जोर दिया कि कानून का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य में सहायता करना है, न कि ऐसी नौकरशाही बाधाएं पैदा करना है जो प्रजनन के अधिकार को ही खत्म कर दे। इसके अलावा एडिटोरियल में अदालत की सराहना भी की है कि उसने कानून के शब्दों और जीवन की अनपेक्षित वास्तविकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला न्यूज है इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड आज एक ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए हैं और इसका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $5 बिलियन तक दुगना करना है। अब इसके प्रावधानों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीमा शुल्क में कटौती की गई है, टैरिफ रिडक्शन। तो न्यूजीलैंड भारत को अपने 95% निर्यात पर शुल्क समाप्त कर देगा। इसमें ऊन भी शामिल है, कोयला, लकड़ी और फल भी शामिल है, जिसमें एवोकाडो है, एक्सेट्रा एक्सेप्ट। डेयरी क्षेत्र की बात करेंगे तो स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत ने डेयरी क्षेत्र यानी दूध, पनीर, दही, इन सभी को इस समझौते से बाहर रखा है। सेवा और वीजा की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड भारतीय पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष 5000 कुशल कार्यकर्ता वीजा प्रदान करेगा। तो ये भारतीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए काफी महत्वपूर्ण समझौता होने वाला है। अगला न्यूज है द फॉसिलेशन ऑफ इंडियन फार्मिंग, यानी भारतीय खेती का जीवाश्मीकरण। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसमें विश्लेषण किया है कि कैसे पश्चिम एशिया संघर्ष मतलब ईरान इजराइल युद्ध, इसमें अमेरिका शामिल है, कैसे यह संघर्ष भारतीय कृषि की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को उजागर कर रहा है। मुद्दा क्या है, कोर इशू क्या है? तो हरित क्रांति के बाद से भारतीय खेती मवेशी आधारित से बदलकर जीवाश्म आधारित यानी डीजल और उर्वरकों पर आधारित हो गई है, यानी बोवाइन बेस्ड टू फॉसिल बेस्ड। अब आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये
ये बताते हैं कि 2025-26 में लगभग 11.5 लाख यानी 11.6 लाख तक ट्रैक्टरों की बिक्री हुई है। इसके अलावा उर्वरक की खपत यानी फर्टिलाइजर की जो कंजम्पशन है वह भी 32.9 मिलियन टन हो गई। तो ये आंकड़े जो है आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब कृषि का मशीनीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप ये आंकड़े जरूर लिख सकते। इसका प्रभाव क्या हो रहा है, तो खाड़ी देशों में किसी भी अस्थिरता से डीजल हो, यूरिया हो, इन सब की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा को सीधा सीधा खतरा पैदा होता है। अगर हम यूपीएससी से अगर इसे जोड़ेंगे तो यह सतत कृषि और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह प्राकृतिक खेती और नैनो यूरिया की आवश्यकता पर जोर देता है। तो याद रखना, जीएस पेपर 3 में ये अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित है। ये जो कुछ पॉइंट है आप नोट कर लेना। अगला न्यूज है कैफे 3 नॉर्म्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो दोस्तों कैफे 3 का पहले फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी कैफे 3 स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए लागू किए जा रहे कैफे 3 मानकों का इसमें विश्लेषण किया गया। इसका एम क्या है, तो दोस्तों यह कंपनियों के लिए अपने पूरे वाहन बेड़े यानी फ्लीट के औसत CO2 उत्सर्जन को कम करना अनिवार्य बनाता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पेट्रोल या डीजल इंजनों में सुधार पर्याप्त नहीं है। 2026 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज में यह भी कहा गया है कि अब तक जो पेट्रोल या डीजल इंजन है उसमें मामूली सुधार करना ही काफी था, लेकिन ये जो कैफे 3 मानक है वो इतने कड़े हैं कि उन्हें केवल इंजनों में बदलाव करके पूरा नहीं किया जा सकता। इसका एकमात्र रास्ता इलेक्ट्रिफिकेशन है। वाहन निर्माताओं को अपने कुल उत्पादन में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ानी होगी, ताकि वे कार्बन उत्सर्जन यानी CO2 के उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब अगर यूपीएससी से जोड़ेंगे तो ये जीएस पेपर 3 पर्यावरण का है। यह औद्योगिक विकास और नेट जीरो एट 2070 के लक्ष्य के बीच संतुलन को दर्शाता है। तो दोस्तों इसे भी आप नोट कर लेना, क्योंकि अगर जलवायु तापमान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये कैफे 3 नॉर्म्स को ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। तो दोस्तों आज का न्यूज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।